हेलो फ्रेंड्स, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर रश्मिस होम्योपैथी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एडिनोमायोसिस के बारे में। बल्कि यूट्रस के बारे में मैंने इसके पहले वाली वीडियो में बात किया था और बल्कि यूट्रस का एक बहुत बड़ा कारण होता है एडिनोमायोसिस। बहुत सारी महिलाओं में जो कि रिप्रोडक्टिव एज में होती हैं उनको एडिनोमायोसिस की समस्या देखी जाती है और एडिनोमायोसिस काफ़ी ज़्यादा सिम्टम्स और काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ पैदा करता है। ये जो एडिनोमायोसिस होता है ये ज़्यादातर रिप्रोडक्टिव एज में होता है और जैसे जैसे महिलाओं की एज बढ़ती है, मेनोपॉज आता है, वैसे ही ये समस्या धीरे धीरे कम होती जाती है और बहुत ही कम ऐसा होता है कि मेनोपॉज के बाद ये प्रॉब्लम बचती है। ये जो एडिनोमायोसिस होता है ये अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ईस्ट्रोजन हार्मोन ये रहता है और जैसे ही हमारे शरीर से आफ्टर द मेनोपॉज ईस्ट्रोजन हार्मोन कम हो जाता है, ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एडिनोमायोसिस होता क्या है। फ्रेंड्स, जो एडिनोमायोसिस होता है, जो एडिनोमायोसिस का मतलब मसल से रिलेटेड प्रॉब्लम है। हमारा जो यूट्रस होता है उसमें 3 लेयर्स होती हैं, अंदर की लेयर, बीच की लेयर और सबसे बाहरी लेयर। और इसका जो नाम अगर हम साइंटिफिक टर्म की बात करें तो अंदर वाली लेयर को हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं, बीच वाली लेयर को हम मायोमेट्रियम बोलते हैं और लास्ट वाली लेयर को हम पेरीमेट्रियम बोलते हैं। जो हम अंदर वाली लेयर होती है उसके अंदर ही बच्चा पलता है, उसके अंदर ही जो उसकी लाइनिंग होती है वो हर आपके पीरियड में शेड होती रहती है और पीरियड्स खत्म होने के बाद वो लाइनिंग फिर से जमती है और फिर से अगले पीरियड में वो शेड होती रहती है। लेकिन एडिनोमायोसिस में क्या होता है, ये जो अंदर वाली लाइनिंग होती है वो बीच वाली लाइनिंग में चली जाती है, वहाँ पर इम्प्लांट हो जाते हैं, वहाँ पर इसके कुछ पैचेस चले जाते हैं। तो उसके कारण आपको अलग अलग समय पर पीरियड्स हो सकते हैं, अलग अलग समय पर आपको दर्द हो सकता है या बहुत हैवी पीरियड्स हो सकते हैं या आपको बहुत कमर दर्द की समस्या बन सकती है। वो सारी चीज़ें आपको एडिनोमायोसिस में देखने को मिलती हैं। तो हमने ये जाना कि अगर आपके यूट्रस की अंदर वाली लेयर बीच वाली लेयर में घुस जाती है तो उसको हम एडिनोमायोसिस बोलते हैं। ऐसे ही एक समस्या होती है एंडोमेट्रियोसिस। अब एंडोमेट्रियोसिस में क्या होता है, यही जो अंदर वाली लेयर है जिसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट लेयर होती है यूट्रस की, वो आपके फैलोपियन ट्यूब्स में चली जाए, वो आपके यूरेटर में चली जाए, आपको ओवरीज में चली जाए, अलग अलग जगह में इम्प्लांट हो जाए आउटसाइड द यूट्रस, यूट्रस से बाहर ही चली जाए तो उसको हम एंडोमेट्रियोसिस बोलते हैं। यूट्रस की ही किसी और लेयर में चली जाए तो उसको एडिनोमायोसिस बोलते हैं। तो ये हमने जाना कि एडिनोमायोसिस और एंडोमेट्रियोसिस में क्या डिफरेंस होता है। एक और कंडीशन होती है यूट्रस की इसी प्रॉब्लम से रिलेटेड, वो है फाइब्रॉइड यूट्रस। अब फाइब्रॉइड यूट्रस में क्या होता है, वो तो ऑल टुगेदर एक डिफरेंट थिंग होता है। वो आपके एंडोमेट्रियम से भी रिलेटेड हो सकता है, वो आपके मायोमेट्रियम में भी जा सकता है, वो आपके पेरीमेट्रियम में भी जा सकता है। लेकिन जो फाइब्रॉइड होता है वो एक बेनाइन ग्रोथ होती है। एक बेनाइन ग्रोथ का मतलब हुआ कि अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो रही है जो कि आपके यूट्रस में आ रही है। बट एडिनोमायोसिस जस्ट अ कलेक्शन ऑफ पैच। तो फ्रेंड्स, अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो आप बहुत हद तक समझ चुके होंगे कि इसके सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलेंगे। क्योंकि अगर आपकी इंडोमेट्रियम कहीं और भी है तो और भी ज़्यादा ब्लीडिंग होगी, कहीं और है तो आपको पेनफुल ब्लीडिंग हो सकती है, कहीं और है तो आपको इरेगुलर ब्लीडिंग हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें उसमें देखने को मिलती हैं। इसमें रिलेशन बनाने में बहुत तकलीफ हो सकती है, इसमें प्रेगनेंसी में दिक्कत हो सकती है, इसमें पीरियड्स काफ़ी प्रोलॉन्ग हो सकते हैं, बहुत सारे क्लॉट्स आ सकते हैं, बहुत लंबा समय तक आपको पीरियड चल सकता है, 10 से 15 दिन तक चल सकता है और उसके बाद फिर से अगला पीरियड स्टार्ट हो सकता है। इसमें इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो सकती है कि ब्लीडिंग खत्म हो चुकी है लेकिन बीच में फिर से आपको बीच में स्पॉटिंग हो गई। तो ये सारी समस्याएं आपको एडिनोमायोसिस में देखने को मिलती हैं। अब एडिनोमायोसिस जो होता है उसके कारण क्या होते हैं। एडिनोमायोसिस होने का सबसे बड़ा कारण होता है प्रेगनेंसी। एटलीस्ट एक प्रेगनेंसी हुई होती है जिनको एडिनोमायोसिस होता है, क्योंकि वही एक बहुत बड़ा चांस देता है कि आपके अंदर वाली लेयर बाहर वाली लेयर में चली जाए। इसके अलावा जिन लोगों को बल्कि यूट्रस होता है उनको भी प्रॉब्लम हो सकती है। जिनको एंडोमेट्रियोसिस होता है वहाँ पर ज़्यादा चांसेस बनते हैं कि वो लेयर बाहर तो जा ही रही यूट्रस के अंदर भी आ रही है, तो उसको हम एंडोमेट्रियोसिस वाले लोगों को भी ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो ये सारे कारण होते हैं। या जिन लोगों की सर्जरी वगैरह हुई होती है उनके केसेस में, एडिशंस वगैरह के केसेस में भी ये प्रॉब्लम देखी जाती है। तो एडिनोमायोसिस के कॉजेज हमने समझ ली, हमने सिम्टम्स समझ ली। अब हम समझते हैं इसके कॉम्प्लिकेशंस। तो ये जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं दिस आर वेरी मच सिमिलर टू द सिम्टम्स। अगर ये सिम्टम्स हमने मैनेज नहीं किए तो प्रॉब्लम्स हो सकती है, जैसे कि इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, अनीमिक हो सकता है पेशेंट, क्रॉनिक बैकएक की प्रॉब्लम हो सकती है, या अगर ये प्रॉब्लम काफ़ी हद तक बनी रही तो आपको प्रोलैप्स की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सारी प्रॉब्लम एडिनोमायोसिस में देखने को मिलती है।
तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं कि इसके इन्वेस्टिगेशंस क्या क्या होती हैं। तो यूजली ये इन्वेस्टिगेशन अल्ट्रासाउंड में पता लग जाता है। कई बार पेल्विक एग्जामिनेशन में भी जो यूट्रस होता है वो पता लग जाता है उसके सॉफ्टनेस से, और पता लग जाता है कि बल्कि यूट्रस है। अल्ट्रासाउंड कराया जा सकता है। एमआरआई से हमें डेफिनेट डायग्नोसिस मिल सकती है, और जो बायोप्सी होती है उससे स्पेसिफिक टिश्यूज़ का सैंपल लेकर के पता किया जा सकता है कि यूट्रस के अंदर अलग से पैचेस आए हुए हैं, एंडोमेट्रियम के पैचेस हैं, वहाँ से पता चल सकता है कि एडेनोमायोसिस की प्रॉब्लम है। अगर हम बात करें ट्रीटमेंट की, तो इसका जो ट्रीटमेंट होता है एलोपैथिक सिस्टम में मोस्टली आपको हिस्टेरेक्टमी कराने के लिए बोला जाता है, क्योंकि एडेनोमायोसिस का ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है। और अगर फैमिली कंप्लीट हो चुकी होती है तो आपको बोला जाता है कि आप यूट्रस को रिमूव करा दें। और अगर हम बात करें होम्योपैथी के, तो होम्योपैथी हमेशा हर एक ऑर्गन को कंजर्व करने के लिए कहती है, क्योंकि अगर हमारी बॉडी में कोई भी ऑर्गन्स है तो उनका सबसे बड़ी बात यह है कि उनका कोई ना कोई रोल ज़रूर होता है, डेफिनेट रोल होता है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि हमारी बॉडी का कोई पार्ट निकल जाए और हमारी बॉडी को असर नहीं पड़े। तो हमारा जो ध्येय होता है, हमारा जो मिशन होता है होम्योपैथी में, हर एक ऑर्गन को प्रिजर्व करना, कंजर्व करना। तो लास्ट में अगर वो मैनेज नहीं हो सकता तो देन यू कैन गो फॉर सर्जरी। लेकिन डेफिनेट मेडिसिन हैं होम्योपैथी में जो कि बहुत इफेक्टिवली एडेनोमायोसिस की टेंडेंसी को और एडेनोमायोसिस से होने वाले सिम्टम्स से आपको बचाती हैं। कुछ दवाइयों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहली जो दवा होती है वो है सबाइना। सबाइना एक स्पेसिफिकली एक फीमेल रेमेडी है। बहुत सारे केसेस में फीमेल के केसेस में दिया जाता है। इसके अंदर ब्राइट रेड कलर का ब्लीडिंग हो सकता है, और हमेशा एक गशेस में आता है, मतलब बिल्कुल एकदम फ्लो में आता है यहाँ पे ब्लीडिंग, और बहुत ज़्यादा पेनफुल ब्लीडिंग हो सकती है। ये उन लोगों में ज़्यादा देखा जाता है जिनके अंदर टेंडेंसी होती है रिपीटेड मिसकैरेज की, रिपीटेड अबॉर्शंस की, स्पेशली इन 3rd मंथ। कई बार ऐसा देखा जाता है कि हर महिला को, किसी महिला को हर तीसरे महीने में जाकर के प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसे केसेस में ये मेडिसिन बहुत ही सूटेबल है। तो अगर रिपीटेड केसेस ऑफ मिसकैरेज हुए हैं तो उन केसेस में, और पीरियड्स बहुत ही ज़्यादा हैवी आ रहे हैं, गशेज आ रहे हैं, ब्राइट कलर की ब्लीडिंग होती है, उन केसेस में सबाइना लिया जा सकता है। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है थैलेप्सी बर्सा पेस्टोरिस। ये जो मेडिसिन होती है ये प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग के केस में दिया जाता है, जहाँ पे आपको 10 से 12 दिन तक लगातार ब्लीडिंग होती रहती है। ब्लीडिंग से आप रिकवर नहीं हो पाते हैं कि अगली पीरियड्स की ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। ये विशियस सर्कल हमेशा चलता रहता है और पेशेंट बहुत ज़्यादा वीक, अनीमिक और फटीग हो जाता है। तो ऐसे केसेस में हम थैलेप्सी देते हैं। अगली मेडिसिन की बात करते हैं। अगली मेडिसिन है अस्टिलैगो। अस्टिलैगो एक मेडिसिन होती है जिसके अंदर जो ब्लीडिंग होती है, पेशेंट खुद आके बताता है कि उसको जो ब्लीडिंग होती है बिल्कुल ब्लैकिश कलर, बिल्कुल डार्क ब्राउन कलर की होती है। तो ऐसे केसेस में हम अस्टिलैगो दे सकते हैं। अगली मेडिसिन है कैलकेरिया कार्ब। कैलकेरिया कार्ब दिया जाता है फ्रेंड्स ऐसे लोगों के अंदर जिनके अंदर ये जो पीरियड्स होते हैं बहुत जल्दी भी आते हैं, बहुत प्रोफ्यूज रहते हैं और बहुत प्रोलॉन्ग रहते हैं। जल्दी भी आए, देर तक रहे और काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हुई, तो ऐसे केसेस में हम कैलकेरिया कार्ब देते हैं। नेक्स्ट एक मेडिसिन है वो है ट्रिलियम। ट्रिलियम को हम देते हैं जब इंट्रामेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग रहती है। पेशेंट कहता है कि उसको अभी ब्लीडिंग हुआ, बीच में फिर से स्पॉटिंग हो जाता है, फिर से स्पॉटिंग हो जाता है। तो बीच बीच में अगर आपको ब्लीडिंग होता रहा, आपको साइकिल नहीं है लेकिन फिर भी आपको ब्लीडिंग होती रहती है, इन दैट केसेस वी कैन गिव ट्रिलियम। इसके अंदर जो ब्लीडिंग होती है बिल्कुल ब्राइट रेड, बिल्कुल जैसे लगता है फ्रेश ब्लड आ रहा हो, ऐसी अगर ब्लीडिंग रहती है तो वहाँ पर हम ट्रिलियम दे सकते हैं। नेक्स्ट एक मेडिसिन दिया जाता है वो है सीपिया। सीपिया इज गिवन इन केसेस ऑफ जहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा पेनफुल रिलेशंस हो, आपको रिलेशंस बनाने में बहुत तकलीफ होती है, आपको बैक एक बहुत बना रहता हो, मूड बहुत चिड़चिड़ा रहता हो, ऑल बिकॉज ऑफ दिस एडेनोमायोसिस। और स्पेशली इन केसेस ऑफ फीमेल्स हु आर एट मीनोपॉज, उनके केस में सीपिया बहुत अच्छा काम करती है। Then the last medicine according to the symptoms, this is कोलोसिंथ। कोलोसिंथ is given cases जिसमें बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स पड़ते हैं और आपको एकदम पेट में ऐसा लगता है कि कुछ गर्म रख लूँ या गर्म बॉटल से सिकाई कर लूँ, हॉट वाटर बॉटल लेकर के सिकाई करके आपको आराम मिलता है। तो अगर मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स बहुत ज़्यादा पड़ते हो, डिस्मेनोरिया बहुत ज़्यादा होती है, तो कोई भी पेन किलर की ज़रूरत नहीं है आपको। यू कैन टेक ओनली दिस मेडिसिन, दैट इज़ कोलोसिंथ। कोलोसिंथ के मदर टिंचर को या इसकी पोटेंसी को लिया जा सकता है जब भी आपको एडेनोमायोसिस के कारण क्रैम्प्स पड़ते हो। देन एट द लास्ट आई विल बी शेयरिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट मदर टिंचर कॉम्बिनेशन, जो कि मैंने बल्कि यूट्रस में भी बताया था और यहाँ पे भी बता रही हूँ, दैट इज एलेटिस फैरिनोसा और जोनोशिया अशोका का मदर टिंचर। ये हर तरह के महिलाओं की समस्याओं के लिए एक रामबाण औषधि का कॉम्बिनेशन है। इसके अंदर दोनों जो दवाइयाँ हैं उनको एक ही ग्लास पानी में डाल करके मदर टिंचर को लेकर के आपको पीना है। कोई भी तरह की आपको समस्या जो कि पीरियड से रिलेटेड है, आपके यूट्रस से रिलेटेड है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक से रिलेटेड है, वहाँ पर ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा काम करता है।
जब इस दवा को कुछ समय तक आप लेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपकी जो ब्लीडिंग्स है वो रेगुलर होनी शुरू हो गई हैं। बहुत ज़्यादा जो प्रोफ्यूजनेस है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, जो बहुत अनीमिक आप फील कर रहे हैं, उन सब में आपको धीरे धीरे करके आराम मिलेगा। और ये जो मेडिसिन का कॉम्बिनेशन आप है, ये जो आप अगर आप लेते हैं तो इस मेडिसिन से किसी को नुकसान नहीं होता है, कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं और ये कोई एडिक्टिव नहीं होती कि जब तक आपने दवा ली तब तक तो आपको आराम है, बाद में आपको फिर से वैसे सारे सिम्टम्स आ जाएंगे। तो ऐसी बात भी नहीं देखी जाती है। और एट लास्ट मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि फ्रेंड्स, होम्योपैथिक मेडिसिन के अंदर ये कैपेसिटी होती है कि वो आपकी जो प्रिजर्वेशन ऑफ ऑर्गन है उसको इन्हांस करती है। तो आप सबसे पहले तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ज़रूर लें अगर आप सोच रहे हैं कि यूट्रस को रिमूव करा दिया जाए। यूट्रस को रिमूव कराने के लिए आप बहुत सारी अगर कॉम्प्लिकेशंस हो गई हैं, बहुत ज़्यादा आपको फाइब्रॉइड्स हो गए हैं, बार बार फाइब्रॉइड्स हो रहे हैं, बहुत साइज़ के हो गए हैं, देन ओनली यू कैन गो फॉर दिस सर्जरी। अदरवाइज होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ एडेनोमायोसिस को बहुत अच्छी तरह से ट्रीट किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन थी एडेनोमायोसिस के बारे में और उसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। अगर आप अपनी बीमारी के बारे में डायरेक्टली मुझसे बात करना चाहते हैं तो कॉल मी फॉर आपको यूज़ कर सकते हैं, जिसकी बाकी की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आप अपना स्लॉट बुक करके मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन लेकर अपना अपॉइंटमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं तो क्लिनिक के नंबर 7017991940 पर व्हाट्सएप करके अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करें और नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जैसे कि कोई भी वीडियो पब्लिश होती है तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। विशिंग अ वेरी गुड हेल्थ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।